नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो वहीं अब नए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के साथ ही कहा कि वे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में दो टूक चेतावनी भी दी और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह से बात भी कही। भ्रष्टाचार अभी भी हम लोग जीरो टॉलरेंस की और उसमें हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है और ये रहेगी। इस पे हम किसी भी प्रकार का किसी को बख्शेंगे नहीं। कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। बात कर ले। पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त किए जाने के लिए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आज जारी कर दिया है आदेश। और लंबे समय के विकास प्राधिकरण की वजह से ही पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि प्रदेश में 2016 से पहले वाली स्थिति रहेगी या नहीं, ये पुरानी स्थिति अब प्रदेश में ही रहेगी। आज जो हमारे क्षेत्र की, प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या थी, प्राधिकरण नक्शा पास करने में लोगों को मतलब बहुत समय लगता था और ऐसा भी सुना गया है कि काफ़ी महंगा भी पड़ता था। आज हमने उसको जारी कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर। हमने आज जो 2016 की स्थिति थी वहीं तक प्राधिकरण रहेगा, उससे बाहर जो अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का विस्तार हुआ है, जो नवसमृद्ध क्षेत्र हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं होगा। किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने आज उसको जियो कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की। नगर निगम का वित्तीय वर्ष खत्म होने में 15 दिन अभी बचे हैं, तो वहीं नगर निगम टैक्स जमा करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से 15 मार्च तक 20% की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी गई थी और सोमवार शाम को नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने टैक्स के लिए छूट की अवधि बढ़ाने के लिए भी यहां साफ मना कर दिया था। वहीं लेकिन आज अगर सभी व्यापार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और पार्षदों के अनुरोध करने के बाद यहां नगर आयुक्त और मेयर ने सलाह करने के बाद करदाताओं को आखिरी बार 21 मार्च तक 20% छूट के साथ ही अवधि बढ़ा दी है। तो और 21 मार्च को रविवार के दिन भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम खुला रहेगा। देखिए, हाउस टैक्स अभी गत वर्ष की तुलना में अभी काफ़ी कम है। अभी लगभग 30 करोड़ के आसपास पहुंचा है और पिछले साल तो हम लोगों का करीब 48 करोड़ आ गया था और अभी लास्ट के 15 दिन बचे हैं। अब कल ये 20% की छूट का तिथि खत्म हो गई थी और मैंने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि इसकी तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस आया तो यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी थी। इसके बाद डिफरेंट संगठनों की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से, होटल एसोसिएशन की तरफ से भी और कई माननीय पार्षदगणों का भी आया, तो माननीय मेयर महोदय से भी डिस्कस हुआ। तो इसको बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने खींचकर अब लास्ट 6 दिन का और बढ़ाया है और 21 तक ये इसको एक्सटेंड किया है और 21 तारीख को संडे है, तो संडे के दिन भी नगर निगम खुला रहेगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं सभी दूनवासियों को कि इसके बाद किसी भी कीमत पर अब ये नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स नहीं जमा किए हैं उनसे अनुरोध है कि वो 21 तारीख तक हर हाल में जमा करा दें, 20% छूट का लाभ ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें किसी भी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर कांग्रेस भवन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर विधानसभा की मासिक बैठक हुई और इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों की अध्यक्षता में आयोजित पूरी तरह से ये बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदल दिया है और जो घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी उन्हें यहां पलटा जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। राजकुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उन पर बीजेपी ने रोक लगा दी है।
कमेटियों की मीटिंग में रायपुर विधानसभा के प्रभारी और हमारे सभी पार्षदगण, इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, NSUI और महिला कांग्रेस के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और पार्षदगणों ने हिस्सा लिया कि किन किन क्षेत्रों में ब्लॉक कमेटियों को बनानी शेष रह गई है और उनको कैसे सक्रिय करा जाए, उनके मेंबर और कैसे आगे बढ़ाए जाएं। और आने वाले समय में जैसा कि ये मुख्यमंत्री हटे हैं, इन्होंने 2 चुनाव हमारे सिर पे और लाद दिए हैं। एक पौड़ी का चुनाव जो अभी बहुत जल्दी होने जा रहा है, 6 महीने के बाद उसकी भी हम तैयारी करेंगे, और एक MLA का चुनाव, और उसके बाद 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सभी सक्रियता निभाएंगे। तो इन बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, जैसे प्रभारी जी का आदेश है कि प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य बैठक करें, और जो भी जितने आपके ब्लॉक हैं उनमें हर ब्लॉकों में जाकर बैठकें करेंगे। तो हमने उसी का प्रयास करा है और सभी को सक्रिय बनाने के लिए एक सहयोग मांगा है, और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम प्रत्येक वार्डों में जाकर बैठक करेंगे और घर घर जाकर मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है और ये मुख्यमंत्री क्यों हटाया गया है, पब्लिक के सिर पर जो ये कर्ज का बोझ लाद दिया गया है। और अगर ये मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं थी बार बार ये पलटने का काम कर रहे हैं, तो अगर 4 साल तक उन शरीफ लोगों को इन्होंने एक बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया है वो भी अपने आप में हम घर घर जाकर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम चाहेंगे पूरी विधानसभा। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो हाल ही में बयान दिया है वो आने वाले समय में मोदी जी की लोग यहां पूजा करेंगे, तो इसके लिए उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। आनंद ने कहा कि ये गलत है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए मुख्यमंत्री को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की तुलना भगवान से करना सही नहीं है। साथ ही कहा कि इससे एक बात यहां पर साबित हो जाती है कि बीजेपी के लोगों की मनोदशा क्या है और कैसे वो मोदी जी को भगवान मानते हैं। ऐसा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की आने वाले समय में लोग पूजा करेंगे, तो एक तरह से भगवान से तुलना की गई है, जो कि सरासर गलत है। और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और इसमें ये हमारा ये साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी को हिंदू समाज से इस पर तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, ठेस पहुंचती है। और किसी भी व्यक्ति विशेष की तुलना भगवान से करना उचित नहीं है। और इससे एक बात और भी साबित होती है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता या नेता हैं, उनकी मनोदशा क्या है, उनकी मनोदशा और जो मनोवृत्ति है, उससे इस बात का बिल्कुल खुलासा होता है कि जिस प्रकार वो मोदी जी को भगवान कह रहे हैं, मान रहे हैं। तो देखिए, आपके भगवान हो सकते हैं वो, क्योंकि आप बीजेपी के भक्त हो सकते हैं, लेकिन सब पर इस बात को कहना, और ख़ासकर एक मुख्यमंत्री को कहना एक ऐसी पोस्ट पर बैठ करके जहाँ पर अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो अपने आप में एक बयान होता है, तो इस प्रकार की बात कहना बहुत शर्मसार करती है। और दूसरी ओर एक बात ये भी देखी जा सकती है कि तीरथ सिंह रावत जी त्रिवेंद्र जी की कुर्सी पर बैठ करके वही सब बोल रहे हैं जो त्रिवेंद्र जी बोला करते थे। तो प्रदेश के नए मुखिया ने गैरसैंण मंडल बनाए जाने का फैसला वापस लेने की बात तो कह दी है, लेकिन गैरसैंण को मंडल बनाए जाने का विरोध थम नहीं रहा है। और कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और आपने प्रदेश सरकार पर कुमाऊं की पहचान मिटाने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत कुमार इस जनविरोधी आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण मंडल के फैसले को निरस्त न किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। बनाया गया है। बागेश्वर और अल्मोड़ा की जनता बहुत आक्रोशित है। उनकी जन भावनाओं से सरकार द्वारा खिलवाड़ किया गया है। हमारी संस्कृति को छेड़ा गया है, हमारी सभ्यता को छेड़ा गया है। हमारी कुमाऊनी बोली भाषा, हमारी संस्कृति, कुमाऊं की काशी इस बागेश्वर को कहा जाता है। अल्मोड़े को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। कुमाऊं की अपनी एक बोली भाषा और अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसकी अपनी एक पहचान है। उस पहचान को छेड़ा गया है, हमको गैर बना दिया गया है। और ये गैरसैंण का जो कमिश्नर
स्तरीय का जो आदेश है, इस आदेश को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जनता से हमारा ये निवेदन है। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। देहरादून में अल्पसंख्यक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग कमजोर और गरीब वर्ग है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस कोई विशेष दर्जा यहां नहीं देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अल्पसंख्यकों को एक विशेष दर्जा देकर अपनी ओर आकर्षित किया है। अल्पसंख्यक लोग आम आदमी पार्टी का दिल से समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते 2022 में आम आदमी पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। उत्तराखंड की जनता, मैं अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करूं तो बहुत प्यार की निगाह से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक समाज को दिल्ली में, पूरे देश में सम्मान देती है। दोनों पार्टियों के दबे कुचले लोग जो इनके छलावे में रहे, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम उत्तराखंड में आप देखेंगे एक हलचल होगी और उत्तराखंड में बेहतरीन एक विकल्प हमारी आम आदमी पार्टी है अल्पसंख्यक समाज के लिए और सभी समाज के लिए। मैक्सिमम हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनमें एक बड़ी खुशी की लहर है कि हमें यहाँ पर बिजली, पानी, बहुत सारी सुविधाएं, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज एक तरह से दबा कुचला समाज होता है, उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं। और माननीय केजरीवाल जी से, क्योंकि दिल्ली मॉडल जो हमारा है वो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, खासतौर से उत्तराखंड के नौजवानों को, दबे कुचले लोगों को आम आदमी पार्टी में सम्मान मिलेगा और आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, सभी समाज सुरक्षित रहेंगे। तो हल्द्वानी जेल में तैनात कर्मचारियों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही उनको हटाने की मांग की है। मनोज आर्य का आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से जेल में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न किया जा रहा है, इस तरह से आरोप जो है वो मनोज आर्य यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर ये पूरी तरह से आरोप लग रहे हैं और साथ ही जेल में बंद पड़े हुए बड़े बड़े अपराधियों से उनकी सांठगांठ भी है। तो जेल कर्मचारियों ने जेल के गेट में विरोध करते हुए जेल के जो अधीक्षक हैं मनोज आर्य के खिलाफ जांच कर उनको तुरंत हटाने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की जो कॉल डिटेल है उसकी जांच कराई जाए, जिससे कि भांडाफोड़ हो सके। उधर वरिष्ठ जो कि जेल अधीक्षक मनोज आर्य हैं, उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिर मंदिर रक्षकों से पैसा लिया जाए, पहले मंदिर रक्षकों से पैसा लिया जाता था, ड्यूटी लगाया जाता था, मंदिरों से पैसा लेकर बाहर वसूली की जाती थी, उनके पास जमा किया जाता था। आज 4 साल में उनने क्या संपत्ति जोड़ाई है, पहले उनके पास संपत्ति कहाँ थी, ये कहाँ से आई, माजी दफ्तर के बाद इसकी भी जांच कराई जाए। क्या मनोज आर्य के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप एकदम वो वसूलते थे, मनोज आर्य जी को देते थे अधीक्षक को। तो आप क्या चाहते हैं इनको? नहीं, तत्काल हटाया जाए, हम उन्हें ड्यूटी पे नहीं लेंगे। हमारी फिर भ्रष्टाचार ये कोई करेंगे, कोई इसमें षड्यंत्र रचेंगे फिर हम लोगों के विरोध। ठीक। कौन? मनोज आर्य। नाम क्या वैसे आपका? देवेंद्र प्रसाद। अच्छा, पद क्या आपका? प्रधानमंत्री रक्षक। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर ये मतलब यहाँ हो गए माजिद के पास और आर्य जी के पास संपत्ति, आय से ज्यादा संपत्ति है, ये भी तो आरोप लग रहा है। ये आरोप अगर माजिद ड्यूटी में नहीं आता तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर? कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी आई साहब पर ही कार्रवाई। आई जी ने क्या कहा है संदर्भ में? हमने रिपोर्ट दे दिया उनको, आई साहब को, आई साहब कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे के ऊपर और आपके एक स्टाफ के ऊपर क्या मामला है पूरा सर? देखिए, मुझे क्या आरोप लगाए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है अभी, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी जो यहाँ के अधीक्षक हैं श्री मीणा जी, उनकी अवकाश अवधि के लिए मैं यहाँ का कार्यभार देखने आया हूँ और शनिवार के दिन मैंने यहाँ का चार्ज लिया है। सर, बंदी रक्षकों का कहना है कि अगर वहाँ आते हैं ड्यूटी में तो हम आपका विरोध करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, मैं अपनी ड्यूटी के लिए जाऊंगा। क्यों विरोध करेंगे, क्या विरोध करेंगे, कोई क्या किस अथॉरिटी से करेंगे, ये मुझे तो पता नहीं है। तो कुंभ को लेकर फूल विक्रेताओं में खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि कोरोना ने उनके परिवार और खेत खलियान पर गहरा संकट उत्पन्न कर दिया था, जिस कारण उनके लाखों रुपए के फूल खेतों में ही सूख रहे थे। ऐसे में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होने से स्थानीय फूल विक्रेता के साथ साथ बाहरी विक्रेता भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। स्थानीय फूल विक्रेता प्रणव कौशिक का कहना है कि कुंभ आने से कोई काफी राहत हुई है और अभी भी हाल ही में पेशवाई पर काफी मुनाफा हुआ। हमारा काम भी अब सही है बहुत, क्योंकि हमने तो फर्जी लॉकडाउन में हमारा तो काम बिल्कुल ही नहीं चला, हम तो घर पे बैठ गए थे बिल्कुल भी। ठीक है, सब्जी वब्जी का काम तो खैर थोड़ा बहुत था 19-20 का, लेकिन हमारा तो बिल्कुल ही फ्लावर का काम तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ। 4-5 महीने हम घर में रहे हैं। ठीक है,
अब अपना थोड़ा बहुत पटरी पर आया है काम की, कुंभ चला है, कुंभ में थोड़ा जो हमारा लॉकडाउन में नुकसान था वो सारा अब हमारा बैलेंस हो जाएगा हमारा कार्य। ठीक है, इस भाई में सर जी हम गुलाब वाइट की, गुलाब की, गेंदे की, काफ़ी इस तरह के फूल जा रहे हैं। तो गर्मी का सीजन बढ़ते ही जल संस्थान के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी शहर की प्यास बुझाने वाली गौला नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर भारी कमी आई है। इस बार मई के महीने को लेकर शहर में हाहाकार मच सकता है। अब महज गौला नदी में 68 क्यूसेक पानी ही बचा है। पिछले 10 सालों में भी गौला नदी का जलस्तर कभी भी इतना नहीं गिरा, जबकि हल्द्वानी में रोजाना पीने के लिए 30 क्यूसेक और सिंचाई के लिए 47 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। लिहाजा जल संस्थान के अधिकारी इसे किसी चुनौती से कम नहीं मान रहे हैं। इस बार जो शीतकालीन वर्षा है वो बहुत ही कम हुई है। इस वजह से इसका ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव या वाटर लेवल का प्रभाव या जो गोली नदी का प्रभाव है का जो डिस्चार्ज है वो अभी से इतना कम हो गया है कि शायद अभी जानकारी मिली कि 77 क्यूसेक रह गया है अभी। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें तो कुछ आएंगी, लेकिन ट्यूबवेल्स तो काफ़ी बने हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू चीज़ों को मेंटेन किया जा सके और ट्यूबवेल्स में ब्रेकडाउन ना हो। इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही कि जितना हम ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जाए, क्योंकि गोला पे पानी तो वहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता, बट हम अपने इस ब्रेकडाउन को कम करके हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम पानी लोगों को दे पाएँ समुचित मात्रा में। तो लक्सर पुलिस ने खनन का फर्जी रमना बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर सीओ विवेक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि भीकमपुर चौकी पुलिस को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि खनन के फर्जी रमना बनाकर सरकार को चूना लगाने वाला गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को धर दबोचने की कोशिश यहां पर की, जिसपे कामयाबी भी हासिल हुई है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप और स्कैनर, फर्जी खनन और रमने सहित कई सामान भी बरामद किया गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत जो चौकी हमारी भीकमपुर है, उसमें ये इस तरह की जो सूचना मिली हमें कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अवैध खनन में जो चल रही है और साथ ही साथ अवैध खनन के साथ साथ इनका जो ईर बनना है, ये फर्जी ईर मिलने लेकर ये ऐसी आवाजाही कर रही है। इस सूचना पर जब हमने इसको वेरीफाई किया तो जो ईर बनना है उसका वो फर्जी मिला और फर्जी मिलने पर हमने इसको सीज भी किया और मौके से जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ से एक दूसरे व्यक्ति का नाम का खुलासा हुआ, मेहताब का, जो इस तरह के जो रमन्ने फर्जी रमन्ने जो बनाता है। इस मामले में मेहताब से और भी पूछताछ की जा रही है और ये नेटवर्क कैसे कहाँ तक कितना फैला है और कितनी और इसमें संलिप्तता है, इस बारे में जो इसके कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह हमने जब्त कर लिए हैं और उसकी जाँच कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर गांव में बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़का मच गया और ग्रामीणों ने इस बाबत बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना मिलते ही दोनों विभागों के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर और उसके साथ वो अपने काम में जुट गए, लेकिन घंटों मुशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। सूचना मिली थी मेरे को ना बिजली घर पे जैसे यहाँ पर आग लगी है, तो मैं इधर आया तो देखने में यहाँ पर आसपास के लोगों से पता दिया, उनके द्वारा बताया गया आसपास जो कबाड़ पूरा पड़ा हुआ है फेंसिंग के बाद, उसमें आग किसी के द्वारा लगाई गई या लगी हुई किसी कारणवश, जो कि फैलते फैलते ट्रांसफार्मर तक पहुँच गई। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और आपके प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने समाज सेवी मुकेश चावला को आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। इस दौरान आप नेता दीपक बाली ने कहा कि मुकेश चावला पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और उत्तराखंड में भी केजरीवाल केंद्र सरकार में जिस तरह से वो काम करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, लेकिन अपने काम को सफल बनाने में उनका सराहनीय योगदान रहा। वहीं चावला ने भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया है कि पार्टी को जिले और प्रदेश में स्थापित करने के लिए भागीरथ प्रयासों में भी कोई कमी नहीं यहां पर छोड़ी जाएगी। तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी के जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि पूरे जिले में मिलकर सब लोगों से, सब संगठन मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों को साथ में लेकर संगठन का विस्तार किया जाएगा। और जो दूसरी पार्टियों में जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक
श्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की रैली में कहा था। तो जो लोग कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा में जिनका दम घुट रहा है उनका स्वागत है और हम स्वागत करते हैं और अच्छे लोगों को हम को पार्टी में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। जसपुर के ब्लॉक ज्येष्ठ के प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने इस क्षेत्र में समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कुंडा थाना पहुंचकर इस घटना की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से सुरक्षा की यहां गुहार लगाई। इस अवसर पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर ने बताया कि ये दोपहर करीब 3 बजे भरतपुर में लगे हुए मुख्यमंत्री के आयोजित शिविर कार्यक्रम में भाग लेकर घर जा रहे थे तो शाम करीब 4 बजे एक अज्ञात नंबर से उन्हें फोन आता है जिसमें मारने की धमकी दी जाती है। दोनों पार्टियों ने तहरीर भी दिया आपस में एक दूसरे की, कुछ लोगों ने। और जब मैं अपने घर चले जाता हूँ लगभग 4:15 पे मेरे को एक कॉल आती है कि मैं गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूँ और अब गृह मंत्रालय की पावर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आ रहा हूँ कल शाम को और मैं आकर जहाँ तो अपनी ज़मीन, मेरी चाहे ज़मीन बिक जाए, मैं आकर तो मैं ठोकूंगा। और एक रघुवीर सिंह है, उनको भी यही लफ्ज उनके थे। इसलिए मैं यही आज मैं थाना कुंडा में अपनी तरफ से एक तहरीर दे रहा हूँ और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो बंदा फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मेरे को धमकी दे रहा है तो वो कल कुछ भी कर सकता है। मुझे अपनी जान का खतरा है, इसलिए मैं थाना कुंडा में अपनी तहरीर दे रहा हूँ। उस झगड़े से मेरा कुछ नहीं था, ऐसे था क्षेत्र में गाड़ियाँ वगैरह लोग सभी चलते वगैरह हैं, पीएनसी वगैरह का काम हो रहा है। और जो झगड़ा जो पीछे कर गया था वो ड्राइवर को भी नहीं मैं जानता कौन था बेचारा, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी किया। फिर जिन लोगों के साथ इन्होंने भरतपुर में नोकझोंक हो रही थी उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने इलेक्शन में भी मेरा बहुत सहयोग किया तो लेकिन मैं वहाँ पे रुक गया इसी वजह से क्योंकि गांव का मामला था। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि तुमने उनकी मदद की। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, कोई कुछ नहीं। और जो दिल्ली से फ़ोन कर रहा है कि मैं गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, उसे कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या हुआ गांव में क्या नहीं। और तू जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, मुझे भी दे रहा है और रघुवीर सिंह का भी नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैं गृह मंत्रालय की पावर दिखाऊंगा। तो अब 2 पार्टियों में कुछ झगड़े की सूचना आई थी और उसमें जैसे हम पता है कोई पार्टी 2 लोगों में भी झगड़ा होता है, वो अपने अपने नियरेस्ट कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करते हैं। उसी तरह एक पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख जी को फ़ोन किया था तो उनके साथ थोड़ी फ़ोन द्वारा गाली गलौज हो गई, तो उसमें मुकदमे दर्ज हुए। दोनों पार्टी की तरफ से 323, 504, 506 के मुकदमे हुए और ब्लॉक प्रमुख जी की तहरीर पे हम लोगों ने 504, 506 का मुकदमा दर्ज किया। को चुनौती देने वाली याचिका पर मुस्लिम समाज में जबरदस्त रोष है और लक्सर के सुल्तानपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसका पुतला भी जलाया। आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के छिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर कुरान 26 आयतें हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज के लोगों में वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे रिजवान अहमद ने वसीम रिजवी को बीजेपी का पिट्ठू और भाजपा के इशारों पर याचिका दायर करने वाला बता दिया गया है। जो आज ये प्रदर्शन किया है और जिसका हमने पुतला फूंका है उसका नाम वसीम रिजवी है। भारतवर्ष के अंदर इस इंसान की पहचान है। ये सब जानते हैं कि ये इंसान भाजपा का दलाल है, भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा ने इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, लेकिन ये मुसलमान के नाम पे धब्बा है, ये सिया आदमी है और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है। और हमने जो प्रदर्शन किया है वो इस बात का प्रदर्शन किया है कि इसने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका कुरान को लेकर इसने डाली है और इसने कहा कि कुरान की 26 आयतें इस तरह की है जिनको जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उनको कुरान से हटा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ और वसीम रिजवी तक के मेरी बात चली जानी चाहिए कि कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान का जबर जेर पे से एक नुक्ता भी वो हटा के दिखा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी हटने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश के श्री वसीम रिजवी साहब, उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभी लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने। और हम उसकी पूरी तौर पर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सजा हो सकते हैं वो देने का काम करें, क्योंकि समाज के अंदर भाईचारा आपस में बना रहे। मुस्लिम समाज के
अंदर जो उसने उन्माद फैलाने का जो काम किया है, हम पूरी जोर उसकी मजम्मत करते हैं। और उसका कहना यह है कि 26 आयतें कलाम पाक की वो बदलने का जो काम कर रहा है, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 26 आयत तो बहुत दूर की बात है, वो एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता कलाम पाक की। मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन कलाम पाक के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश पूरी जोर करिए आगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।